साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज का एपिसोड काफी अच्छा होने वाला है। हम लोग पढ़ाई नहीं करते, पार्टी करते हैं। तो चलिए आज की पार्टी शुरू करते हैं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और संडे आपका अच्छा बीता होगा। मेरा संडे तो अच्छा नहीं बीता क्योंकि आज पूरा दिन बोर ही होता रहा बैठकर और इंतजार कर रहा था कि आपका क्लास का समय जल्दी से आए और मैं क्लास शुरू कर सकूं। तो चलिए, जितने लोग आ चुके हैं सबका स्वागत है और फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि भाई आप लोग आ चुके हैं तो कक्षा की शुरुआत किया जाए। और एक बार लाइक करके बता दीजिए कि आप उपस्थित हो चुके हैं। और ठीक है, चलिए, तो कल जहां पर हम लोगों ने अपनी रथ यात्रा रोकी थी वहीं से आज की रथ यात्रा फिर से शुरू करते हैं। चलिए, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। नमस्कार, सभी लोग आ चुके हैं। आवाज जा रही कि नहीं, आवाज बता दीजिए एक बार फटाफट कमेंट करके। तो सपना जी आ गई हैं, छाया, रिचा, अमृता सिंह आ गई हैं, संगीता चौहान, वर्षा जी आ गई हैं, रीता, हेमा, मीना, सुधा। चलिए, बहुत सारे लोग आज हुए। मधुकर त्रिपाठी भी आ गए हैं। चलिए, सबका स्वागत है। तो साथियों, शुरू किया जाए आज का एपिसोड। आज का एपिसोड फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज ये जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कुछ प्रश्न करवाए जा चुके हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप के यहां से सीधा लिंक ले सकते हैं। और बाकी कल हम लोगों ने इस क्रम में जो प्रश्न सॉल्व किए थे वो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कल सॉल्व किए थे और आगे का जो क्वेश्चन है वो है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। आसान प्रश्न से शुरुआत करेंगे। कुछ आसान प्रश्न भी हैं आज के एपिसोड में, कुछ कठिन प्रश्न भी हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी थी? चलिए फटाफट देख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी थी। तो आज का ये सबसे पहला प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न भी है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी जवाब देने में। संबत 1000 से 1400, संबत 1050 से 1350, विक्रम संबत, संबत 750 से 1350 तक और संबत 1000 से 1375 तक। यहां ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा अगर आपकी सावधानी यहां हटी तो निश्चित तौर पर यह प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छा है। लाइक बराबर करिए, जितने लोग लाइव हैं उतने लोग लाइक करते रहिए। चलिए, पंकज जी, चलिए, सोनम यादव जी ने बी कहा है, अंजना जी ने बी कहा है, सुधा पांडे ने संबत 1050 1374 कहा है, नवीन जी ने ऑप्शन बताया करिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपसे पूछे तो पूरा बताइए, वैसे आपको केवल ऑप्शन बताना कि कौन सा ऑप्शन आप सही मान रहे हैं। ऑप्शन बताया करिए। तो ऑप्शन बी लोग बता रहे हैं। चलिए देखिए, यहां पर दिया गया 1050 से 1375 विक्रम संबत। देखिए यहां पर बहुत चतुराई के साथ काम किया गया है। शुरुआत में संबत दिया गया है और बाद में ईस्वी दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। संबत 1050 से 1350 विक्रम संबत तक इन्होंने दिया है, लेकिन आपको यह बताना है कि आदिकाल का जो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का रामचंद्र शुक्ल ने जो विभाजन किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसमें उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। और वीरगाथा काल को किस प्रकरण में रखा है और किस प्रकरण में उन्होंने 1050 से 1375 संबत की शुरुआत की है। तो आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। पहला प्रकरण क्या है? सामान्य परिचय है। दूसरा प्रकरण क्या है? अभ्रंश है। तीसरा प्रकरण क्या है? तो तीसरा प्रकरण का नाम उन्होंने वीरगाथा काल रखा है। और चौथा प्रकरण क्या है? फुटकल रचनाओं के नाम से रखा है। तो तीसरा प्रकरण जो उन्होंने रखा है, उसी तीसरे प्रकरण में ही उन्होंने इसको वीरगाथा काल कहा और यहीं पर उन्होंने इसका समय भी निर्धारित किया है। समय क्या निर्धारित किया? 1050 से 1375 विक्रम संबत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था?
हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका, हिंदी साहित्य का विकास। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस्तवार दला लितुत्तुर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी में अर्थ क्या होगा। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, तो देख लेते हैं कितने लोगों ने इसका जवाब दिया है। और मैं जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि जो भी आप कमेंट करेंगे सबके कमेंट्स के जो जवाब है मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप लोगों ने कौन कौन सा जवाब दिया है। तो देखिए कल का जो वीडियो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर है, और उसके पहले हम लोगों ने आदिकाल पर वीडियो करवाए थे। देखिए अमृता सिंह ने जवाब दिया है इस्तवार द ललितपुर एंदु हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदी और हिंदुई साहित्य का इतिहास। परीक्षा के दृष्टि से सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। सीमा पांडे ने जवाब दिया है सुपर क्लास, बहुत अच्छा। ये सृष्टि त्रिपाठी ने दिया है। अरुणदीप जी ने सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अमृता सिंह ने कहा बहुत अच्छी क्लास थी। रिद्धि जी ने बहुत सुंदर क्लास कहा है। आरती देवी ने वेरी नाइस क्लास कहा है। सीमा पांडे ने जवाब दिया है कि इस्तवार इतिहास लिटरेचर साहित्य एंदुई हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, हिंदुस्तानी मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली या उर्दू मिश्रित हिंदी। हिंदुस्तानी अरबी फारसी की प्रधानता, हिंदुई में तत्सम की प्रधानता है। उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद। अनिता जी ने दिया है वेरी नाइस क्लास गुरुजी। छाया ने लिखा है, रोबिन सिंह ने लिखा है, प्रतिभा जी ने भी जवाब दिया है, अरुणदीप जी ने जवाब दिया है, और अनिल कुमार ने भी नाइस क्लास दिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इससे ये हो रहा है कि आप लोग डेडिकेशन के साथ क्लास करते हैं और क्लास का रिस्पॉन्ड भी करते हैं और हर एक प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते हैं और गंभीरता से लेते भी हैं। इसी तरीके से गंभीरता से आप सब हर सवाल को लेते रहिए, पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पर हम लोग सफल होंगे। आज की क्लास का ये सवाल है रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था। तो मैंने कल आपको पहले ही बताया था कि इसका जो प्रकाशन हुआ था वो पहले किस नाम से हुआ था। चलिए आप लोग बता दीजिए पहले इसका प्रकाशन किस नाम से हुआ था। ये आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब दे लीजिए। प्रश्न संख्या, चलिए तो आप जानते हैं कि पहले जो रामचंद्र शुक्ल इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब जैसे गलती से लिख दिया हो, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखना शुरू किया तो उनको शायद मालूम नहीं था कि ये कोई इतिहास ग्रंथ के रूप में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक भूमिका लिखना चालू की थी। और किस ग्रंथ की भूमिका लिखना शुरू किया था ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि किस ग्रंथ की भूमिका रामचंद्र शुक्ल ने लिखना शुरू किया। नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने 1893 में जिसकी स्थापना हुई थी, रामसाम शिव थे उसमें, उन्होंने रामचंद्र शुक्ल को बुलाया कि भैया एक ग्रंथ है, इसकी भूमिका आपको लिखना है, और उसकी भूमिका वो लिखना चालू करते हैं और भूमिका लिखते लिखते बहुत बड़ी हो जाती है, आप सब जानते हैं। तो किसकी भूमिका लिखने के लिए उनको बुलाया गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका। रिजवान जी बता रहे हैं बहुत अच्छी, सही बात है। तो उन्होंने जो भूमिका लिखना शुरू किया था वो भूमिका कौन सी थी? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। और वो भूमिका इतना बड़ी हो गई, इतना बृहद रूप ले ली, फिर उन्होंने हिंदी साहित्य का विकास के नाम से इसका प्रकाशन करवाया और बाद में 1929 में इसे हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित करवाया। अपने आप में यह पहला और महत्वपूर्ण आलोचनात्मक इतिहास रहा है, क्योंकि इसके पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे सभी वृत्त संग्रह थे। जैसे कल मैंने आपको एक कथन के द्वारा बताया था कि अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वो सब वृत्त संग्रह थे। वृत्त संग्रह की पिटारी से इतिहास को निकालने का काम रामचंद्र शुक्ल ने किया और उसमें भी त्रुटियां हैं। ये कथन मैंने आपको बताया था जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी जी ने कहा था कि इसके पहले जो भी ग्रंथ थे वो वृत्त संग्रह थे, उस पिटारी से निकालने का काम रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1829, 1929, सभी हम लोगों ने इसका जवाब लिया था। यहां पर दो डेट दी है, 1929 ईस्वी और 1929 विक्रम संवत। देखिए आप बहुत अच्छे से अगर प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपको एक चीज एकदम से याद रखनी है। एक साइकोलॉजिकल बात बताने जा रहा हूं कि जो भी आसान प्रश्न है, आसान प्रश्नों के गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। और आप सब जितने लोग यहां पर लाइव हैं, मतलब ईमानदारी से अगर आप बताइएगा तो कोई भी परीक्षा हो 2 से 3 प्रश्न आप ऐसे गलत करके आते हैं जो प्रश्न आपने कई बार सॉल्व किया था, जिस पे आपका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था, वो जरूर आप गलत करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? मैं भी बहुत बार गलत किया हूं। मैंने एक बार
प्रश्न गलत कर दिया था कि चिन्ह कैसे लिखा जाता है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि अरे यार ये चिन्ह तो ऐसे लिखा जाता है, और जब मैं पेपर दे के आया घर पे तो मुझे लगा अरे इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। तो हम ऐसी गलतियां करते हैं, और वो गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट ये होता है कि हम समझते हैं कि आसान प्रश्न है और अपने दिमाग को हम खुला छोड़ देते हैं। तो इसका साइकोलॉजिकल रूप ये है कि आप जितनी अधिक प्रैक्टिस किए रहेंगे, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि परीक्षा से पहले कम से कम, परीक्षा से पहले कम से कम 20 बार आप 125 प्रश्न का सेट 2 घंटे में सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करना है? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तो बाहर से ताला बंद कर लो या एकदम परीक्षा का माहौल बना लो, घड़ी की सुई टिक 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 कर लो और 2 घंटा में 125 प्रश्न ओएमआर सीट पे भरो। इस कॉन्फिडेंस में मत रहना कि अरे यार ये क्या, ये हम सब कर लेंगे। जितनी अधिक बार मॉक ड्रिल किए रहोगे, ओएमआर में भरते समय गलती नहीं होगी। कई बार होता बुकलेट में हमने सही लगाया, ओएमआर में गलत भर दिया, और हमें मालूम नहीं होता कि कितनी देर में हम 125 प्रश्न का गोला बना लेंगे। तो ये सबसे गलती होती है। तो 20 से 21 सेट अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो मेरा वादा है कि आपके आते हुए प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए कुछ ज्यादा समय ले लिया सवाल पे, क्षमा करिएगा। यहां पर हम पूछ रहे थे 1929 ईस्वी है या 1929 विक्रम संवत है, 33 का। चलिए देखिए कल्पना जी, मैं एकदम सही बात कर रहा हूं कि जो भी बिना प्रैक्टिस किए हुए जाएगा 20 से 21 सेट से कम, 100% उसके 2-3 प्रश्न गलत होंगे। और आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन से ही चयन नहीं होता है, एक चांस आप रुक जाएगा, एक क्वेश्चन से चयन रुक जाएगा। तो चलिए, पंकज सिंह कह रहे हैं बी, अमृता सिंह कर रही है बी, और वर्षा कर रही है बी। चलिए राइट आंसर 1929। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य, भक्तकालीन साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये प्रश्न जो है, यहां पर एक टेक्निकल चीज मैं आपसे पूछूंगा आज। हो सकता है कि बहुत कम लोग इसका जवाब जानते हो। सोचिएगा, खोजिएगा, कल मैं इसका जवाब दूंगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, पूछने जा रहा हूं आपसे कि रामचंद्र शुक्ल की बात को काटते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी कि उन्होंने 4 आना, अगर आप 16 पैसों की बात करें तो 16 पैसे में 4 आना घटाएंगे तो 12 पैसा आएगा। तो उन्होंने 4 आना किसका प्रभाव माना है? नाथों का प्रभाव, जैनों का प्रभाव, या रासों का प्रभाव? किसका प्रभाव उन्होंने माना? या अपभ्रंश काव्य का प्रभाव? कौन सा ऐसा साहित्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो इस्लाम के आने की वजह से 4 आना प्रभावित हुआ है? ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम लोग जानते होंगे, हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो, लेकिन आपको यह बताना है कि ये 16 आना जो था, इसमें 4 आना जो है वह कौन प्रभावित करता है। यानी कि आप पूरे साहित्य को देखें तो अपभ्रंश भी है, जैन भी है, नाथ भी है, रासो भी है, रास काव्य भी है, फागु भी है। तो 12 आना तो वही है, लेकिन 4 आना प्रभावित हुआ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी मान ले रहे हैं। तो वो 4 आना कौन सा पाठ है जो प्रभावित हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार? ये आप खोजिएगा, कल मैं इस क्लास में आपको फिर से जवाब दूंगा, नहीं मिलेगा तो। ठीक है, मां धूमवती, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, मेरे तरफ से भी बहुत सारा प्यार आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आप जानते हैं कि ये उनका कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस्लाम का प्रभाव था लेकिन केवल 4 आना था, क्योंकि इसके पहले सीधे सीधे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो यहां की जनता थी उसकी मानसिकता बड़ी हारी हुई हो गई थी। इस्लाम भारत में आया, उसका आक्रमण हुआ, और जो राज घराने थे, जो बड़े बड़े राजा थे, या तो मारे गए और या तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। और वो राजा जो हार गए, उनके सामने क्या था? अब जैसे आप हार जाएंगे तो क्या करेंगे? छोड़ के भागेंगे, या तो इनकी शरण में आ जाएंगे। तो छोड़ के भागेंगे तो कहां जाएंगे? जंगल में जाएंगे, और जंगल में जाएंगे तो आपके सामने क्या रास्ता रहेगा? जाको राखे साइया मार सके न कोई, कहता है कि जिसको देखने वाला ईश्वर उसका कोई नहीं। तो वो कहते हैं कि जब ये लोग आदि काल में प्रताड़ित हुए,
इनका राजपाट गया इस्लाम के आक्रमण की वजह से, ये जंगलों में गए और जंगलों में जब जाते हैं तो फिर ईश्वर के भजन को छोड़कर इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, और जब ईश्वर का भजन करने लगते हैं इस प्रकार से आदिकाल का परिवर्तन भक्ति काल में हो जाता है। तो भक्ति काल के उदय के पीछे का जो कारण है वो उन्होंने बताया था, लेकिन इस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काउंटर किया है। वो 4 आना क्या है वो आपको नेक्स्ट क्लास में आके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। अब ये भी हम लोगों ने इस पर बात किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 नंबर अभी भी हम लोगों ने चर्चा किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही जवाब। लाइक बहुत कम है, कम से कम 100 लाइक पहुंचाइए, 100 लाइक फटाफट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? अब देखिए कितने इतिहास ग्रंथ हैं जो पद्धति के अनुसार लिखे गए हैं, तो और उन इतिहास ग्रंथों की क्या विशेषता होती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा गया है, और हिंदी में जो इतिहास पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलिए देखिए कुछ चीजें यहां समझने वाली हैं। पहली चीजें ये है कि इतिहास ग्रंथ और स्रोत में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, इतिहास ग्रंथ में और स्रोत में अंतर होता है। देखिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कल मैंने एक प्रश्न पूछा था हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास को लेकर, तो किसी ने कहा सर उनके तो दोनों ग्रंथ है, जैसे सॉरी मिश्र बंधुओं के इतिहास को लेकर, हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद, तो उसमें किसी ने कमेंट किया गुरुजी इसमें तो दोनों मिश्र बंधुओं के ही रचनाएं हैं, आपने एक को इतिहास कहा दूसरे को नहीं कहा। तो ऐसे कई बार इतिहास ग्रंथ और स्रोत से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहां पर जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भक्तमाल, भक्तमाल जो रचना है यह इतिहास है या इतिहास का स्रोत है, तो आप ये बताएंगे कि जो ये रचना है ये भक्तमाल जो इतिहास ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसमें इतिहास वाले जो 3 प्रमुख गुण होते हैं, इतिहास के जो 3 प्रमुख गुण होते हैं वो 3 प्रमुख गुण इस रचना में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक काल विभाजन और नामकरण, और दूसरा क्या है आलोचनात्मक या तदयुगीन परिस्थितियों का विवरण करना, ये सारी चीजें उसमें नहीं मिलती हैं। इसलिए भक्तमाल को हम क्या किस ग्रंथ के रूप में रखते हैं? केवल स्रोत ग्रंथ के रूप में रखते हैं। इसी तरीके से 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, इसको भी हम किस में रखते हैं? स्रोत ग्रंथ के रूप में रखते हैं, यानी कि इतिहास लिखते समय इन ग्रंथों को स्रोत के रूप में रखा गया। कविमाला हो गया। यहां पर एक ग्रंथ और बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लेकर बहुत लोग कालिदास हजारा, ध्यान रखिएगा, कालिदास हजारा जो ग्रंथ है इसको लेकर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि कालिदास हजारा जो ग्रंथ है वो इतिहास का ग्रंथ है या स्रोत है। तो इस पे विद्वानों का बड़ा मतभेद है कि भैया क्या है ये। तो कालिदास हजारा जो ग्रंथ है वास्तविक रूप में अगर देखें तो कालिदास त्रिवेदी के द्वारा लिखा गया है, और उसमें 1000 पद्य संकलित है, 1000 पद्य संकलित है, और इसलिए क्या है ये इतिहास ग्रंथ नहीं है, ये एक प्रकार से स्रोत ग्रंथ ही इसको मानेंगे। इसी तरीके से एक ग्रंथ आपका मिलेगा सार संग्रह, एक ग्रंथ कौन सा मिलेगा? सार संग्रह ग्रंथ मिलेगा, और यह भी क्या है प्रवीण के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और यह भी एक स्रोत ग्रंथ है। तो बहुत सारे इतिहास ग्रंथ की बात करते हैं तो इतिहास ग्रंथ नहीं है वो, और ये जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस पद्धति पर लिखे गए हैं यह भी बात बहुत मायने वाली होती है। तो यहां पर जो पद्धतियां हैं, यहां पद्धतियों की बात करें तो हिंदी में जो पद्धतियां मुख्य रूप से आई हैं वो एक तो विधेयवादी पद्धति है, जिस पर जो लिखा जाता है वो जनता की चित्तवृत्तियों को और विकास को ध्यान में रखा जाता है कि किस प्रकार से उनकी प्रवृत्तियों का विकास हुआ है, किस प्रकार से उनके साहित्य का विकास हुआ है। ये सारे विकास को ध्यान में रख के विधेयवादी पद्धति पर रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लिखा। वैज्ञानिक पद्धति पर एक इतिहास लिखा गया है, आप जानते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। समाज शास्त्रीय पद्धति पर भी इतिहास लिखा जाता है, और पहला इतिहास जो हिंदी का लिखा गया वह किस पद्धति पर लिखा गया है? तो वह वर्णानुक्रमी पद्धति पर इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जरूर याद रखना है कि कौन सा ग्रंथ जो है वह किस पद्धति पर लिखा गया है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कंफर्म है? वैज्ञानिक गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। अगला प्रश्न है तजकिराई सुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तजकिराई सुअराई हिंदी, देखिए इसका नाम बड़ा अजीब है।
नाम अजीब लग रहा है ना, तजकिराई स्वराई हिंदी। चलिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं। वैज्ञानिक गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है, संख्या बढ़ती जा रही है, फटाफट लाइक करते जाओ मेरे साथी। ठीक है, लाइक करते जाइए जिससे काउंटिंग हो सके कि भैया कितने लोग आए हैं। चलिए बढ़ाइए, तजकिराई स्वराई हिंदी, तजकिराई चलिए, तो यहां पर करीमुद्दीन का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? करीमुद्दीन का। यहां एक शब्द है तजकिरा, तजकिरा शब्द है। अब आपको बताना है कि तजकिरा शब्द का अर्थ क्या होता है। तजकिरा, यहां एक शब्द है तजकिरा, फिर लिखा है ई, फिर लिखा है शु और आई, और फिर लिखा हुआ है हिंदी। तो बाकी सारी चीज तो जानते हैं, तजकिरा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तजकिरा तो ये होता है चर्चा या जिक्र। आप सबको यह कमेंट करके बताना है कि तजकिरा में जो चर्चा या जिक्र शब्द है इसकी लिंग क्या है। व्याकरण भी पूछा जाता है, तो तजकिरा का या जिक्र का स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, यह कमेंट करके आपको बताना है कि तजकिरा जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है और या पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं स्त्रीलिंग, कुछ लोग कह रहे हैं पुल्लिंग। ठीक है, तजकिरा जीवन चरित्र। ठीक है, देखिए ये चर्चा होता है या चर्चा होती है, ये बताना है। जब भी आपके पास इस तरह के सवाल आए, इस तरह का कंफ्यूजन रहे, तो आपको तुरंत एक काम करना है कि आप उस ग्रंथ को क्या कर लीजिए, उस वाक्य क्या करिए कि एक सेंटेंस में रख लीजिए, अपने आप आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो चर्चा होता है या चर्चा होती है, होती है स्त्रीलिंग। बढ़िया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपके अनुसार? मौलवी करीमुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए, सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। धार्मिक साहित्य, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, लोक साहित्य और आध्यात्मिक साहित्य। चलिए अब यहां एक चीज आपसे और पूछेंगे, यहां लिखा हुआ है अंतर्गत। अंतर्गत आप कई जगह देखते हैं कि अंतर्गत इस तरह भी लिखा होता है, कुछ जगह आप देखते हैं कि अंतर्गत इस तरह से लिखा होता है, कुछ जगह अंतर्गत जो है वो इस तरह से लिखा होता है, और कुछ जगह अंतर्गत जैसे यहां पर लिखा है वैसे लिखा होता है। इन दोनों में मानक कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, इन दोनों शब्दों में मानक कौन सा है? मानक एक है या मानक दो है? फटाफट कमेंट करके बताइए, इन दोनों में मानक कौन सा है? मानक एक लिखा हुआ है या मानक दो है? चलिए अब यहां पर देखिए, जब हम मानक की बात करते हैं तो मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कौन सा लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड का मतलब राजभाषा आयोग के अनुसार कौन सा लिखा है, राजभाषा के अनुसार कौन सा लिखा हुआ है। तो जो पहला लिखा गया है वो राजभाषा के अनुसार लिखा गया है, और दूसरा जो लिखा गया है वो किस नियम पर लिखा गया है। और ये कैसे मालूम चला कि यहां पर आधा न ही आएगा, आधा न ही आएगा, कैसे आपको मालूम चलता है? तो यहां पर एक छोटी सी ट्रिक है, उसी ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग को आता भी होगा। हमें कैसे मालूम चला कि यहां पर अंक के आधार पर ना ही आएगा? ये नहीं मालूम चल पाता, कैसे मालूम चलेगा? आपको क्या करना है कि पंचमाक्षर जो होता है अंगा, इय, अ, न, इन पांचों अक्षरों के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम इनको क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, कैसे निर्णय करेंगे कि अंग आएगा, कैसे निर्णय करेंगे कि इया आएगा, कैसे निर्णय करेंगे कि अड़ा आएगा, कैसे निर्णय करेंगे कि ना और मा आएगा? तो इसके लिए क्या करना है कि जहां भी अनुस्वार है उस अनुस्वार के ठीक बाद वाला जो शब्द है उसी वर्ग का पांचवां अक्षर आएगा, ये याद रखना है। अब यहां पर देखिए त है, तो इसलिए यहां पर ना आएगा। अगर यहां पर क्या होता, च होता तो इया आता, यहां पर टा होता तो अड़ा आता, यहां पर मान लीजिए
ब होता तो मां आता। तो ये जो दूसरा अक्षर अनुस्वार के ठीक बाद वाला, ये जिस वर्ग का रहेगा उसी वर्ग का पांचवा अक्षर यहां पर आएगा। और ये क्या होता है, लेकिन हिंदी में इनको मानक के रूप में वही रखा गया है जिसमें अनुस्वार हो, आधे अक्षरों को मानक के रूप में नहीं रखा गया है। अब यहां साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए धार्मिक साहित्य को, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य को, लोक साहित्य को या आध्यात्मिक साहित्य को। ये आपको जवाब देना है। बहुत आसान सा सवाल है, बताइएगा। देखिए, धार्मिक साहित्य को तो रामचंद्र शुक्ल ने भी साहित्य नहीं माना और साहित्य कोट में शामिल नहीं किया और उसको अलग ही किया। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार हैं जो उसको सम्मिलित नहीं करते हैं। केवल अगर हम लोक साहित्य को ही रखेंगे तो फिर क्या होगा, जो बाकी साहित्य है वो छूट जाएगा, तो केवल लोक साहित्य को भी नहीं रख सकते। ठीक है, आध्यात्मिक साहित्य, अब आध्यात्मिक साहित्य भी एकांगी साहित्य हो जाएगा। तो रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, यानी जिसमें रस हो, क्योंकि साहित्य का मूल कार्य क्या होता है, आनंद प्रदान करना, और आनंद के साथ साथ क्या देना, ज्ञान देना। तो दो चीजें जहां एक साथ मिलेगी, आनंद भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा, उसे अगर हम साहित्य की कोटि में रखेंगे तब भी वो साहित्य सही माना जाएगा। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा, सर जी ऐड मत लाया करिए बीच में। अच्छा, ये मेरे हाथ में नहीं होता, नहीं तो मैं बंद ही कर दूं। चलिए कल से बंद ही कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 40। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। देखिए, अब यहां पर एक चीज और बड़ी कंफ्यूजन वाली आती है, हमेशा इस तरह की समस्याएं आ जाती, जैसे यहां पर है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसकी रचना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था, किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य की भूमिका, हो सकता है कि मेरे पास ये इतिहास ग्रंथ हो कहीं पर। अच्छा, यहां पे नहीं रखा, ये है। अच्छा, ये नहीं है। ये तो एक ग्रंथ है इनका, हिंदी साहित्य आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैं बार बार इसको कहता हूं कि अब आप इसको जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो इतिहास ग्रंथ है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक व्याख्यान दिया था, और उस व्याख्यान में इन्होंने क्या किया था कि 5 भाग में इस व्याख्यान को दिया था, और ये पांचों व्याख्यान को एक साथ संग्रहित कर दिया गया था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद में 5 व्याख्यानों का संग्रह है, जो कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के नाम से ये पुस्तक आती है। और एक कथन जो मैंने आपको कल करवाया था, जो ज्यादातर लोग गलत कर दिए थे, वो इस किताब से है। ये किताब इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये ग्रंथ जो है इनका, ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, ये भी काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, तो बाकी अब बात कर रहे थे हम, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। तो आप जान गए होंगे कि किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यहां एक प्रश्न और पूछा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, अब ये इन्होंने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहती है और बहुत आसान सा सवाल लोग गलत कर देते हैं, संपादन किया है। रामकुमार वर्मा ने भी इतिहास लिखा है। नंदुलारे वाजपेयी मुख्यतः आलोचक हैं, आलोचक हैं ये, और इन्होंने ज्यादातर जो आलोचना किया है वो छायावाद पर किया है। ठीक है, छायावाद पर किया है, छायावाद पर इनकी ज्यादातर आलोचना देखने को मिलती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? ये भी इतिहास मेरे पास कहीं पड़ा होगा। मैं उन लोगों को सलाह देता हूं कि जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं कि भाई मुझे आज से ही हिंदी साहित्य की तैयारी शुरू करनी, आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता, तो पहले ये पुस्तक जो थी वो एनसीईआरटी प्रकाशित करवाता था, एनसीईआरटी प्रकाशित करवाता था, लेकिन अब ये स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होती है। तो इस किताब को आप क्या करिए, 6 से 8 घंटे लगातार बैठ के एक बार में पढ़ जाइए, कॉफी चाय पीते रहिए और 6 से 8 घंटे में इसको लगातार पढ़ जाइए, अगर आप पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिपाठी जी की किताब है, विश्वनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? देखिए, ये इतिहास ग्रंथ तो भैया मतलब मैं कहता हूं कि इसने पूरी दुनिया बदल दिया। वो एक मीम आता है ना कि
जज्बात बदल दिए, ये बदल दिया, वो बदल दिया, इस तरह से आता है। हाँ, ये वाला इतिहास ग्रंथ है। ये इतिहास ग्रंथ जो है, इसमें से हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इतिहास ग्रंथ से हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं, और खास करके जो आदिकाल का काल विभाजन इन्होंने किया है, उसे तो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहां से आपको हूबहू देखने के लिए प्रश्न मिलेगा। जैसे इन्होंने हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, इन्होंने आदिकाल नहीं कहा, और कहा कि आदिकाल का नामकरण बड़ा भ्रामक है, और आदिकाल नाम कहने से बाबा आदम के जमाने की फीलिंग आती है। तो इन्होंने सीधे सीधे पर अपभ्रंश काल इसको कहा है। अपभ्रंश काव्य और हिंदी रचनाएं, श्रृंगार और वीर दर्पूर्ण काव्य, प्राकृतिक पेंगलम और हिंदी के कवि, इस तरीके से 4 उपभागों में इसको उन्होंने विभाजित किया, और बाकी सब डिवीजन भी इसका किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसकी पुस्तक है बच्चन सिंह की किताब है। रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी काव्यधारा, हिंदी साहित्य की कहानी, आधुनिक साहित्य। नंदुलारे बाजपेयी, विश्वनाथ त्रिपाठी, राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर माचवे। फटाफट यहां मिलाइए। देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत, ये आपको बताना है कि यह किसकी रचना है। देखिए, अतीत की बात करते हैं, कौन अतीत की बात कर रहा है? जो अतीत जीवी होगा। यानी हिंदी साहित्य का अतीत अतीत में भी थे और आज भी हैं। कौन? विश्वनाथ। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को विश्वनाथ समझना है। विश्वनाथ तब भी थे और विश्वनाथ आज भी हैं। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना हो जाएगी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की हो जाएगी। हिंदी साहित्य में एक ग्रंथ लिखा है, हिंदी काव्य धारा। ठीक है, हिंदी काव्य धारा को मूलतः इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है। तो हिंदी काव्य धारा जो है वह राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य की कहानी, कहानी कौन बना सकता है? तो प्रभाकर माचवे कहानीकार हैं, आप जानते हैं। और आधुनिक साहित्य एक आलोचनात्मक ग्रंथ है जो कि नंदुलारे बाजपेयी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ये आपको बताना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जब पहली बार गारसा दत्तासी इतिहास लिखने लगे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ज्यादातर कवियों का जो वृत्त था, उनका जो जन्म था, वही नहीं पता था, और इस विवाद में भी वो नहीं फंसना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जन्म के आधार पर विभाजन न करके उन्होंने कवियों का क्रम जो है वो अल्फाबेटिकली दे दिया और अंग्रेजी के वर्णानुक्रमी पद्धति पर उन्होंने लिख दिया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी अंग्रेजी वाला काम कर दिया, गारसा दत्तासी भाई कर ही नहीं पाए। शिव सिंह सेंगर और रामचंद्र शुक्ल हो सकते हैं कि इतिहास लेखकों को कालक्रम में कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। इस तरह का एक प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अब यहां देखिए कि काल क्रमानुसार बात कर रहे हैं। किसके अनुसार? काल के क्रम के अनुसार किसने यह रखा है। तो मैंने आपको 11 भागों में विभाजित इतिहास का कालक्रम याद करवाया था। यानी उन्होंने शुरुआत कहां से किया था? चारण काल से शुरुआत किया था। और चारण काल का उन्होंने समय क्या बताया था? 700 से 1300 ईस्वी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई भी काल विभाजन करने का बीड़ा नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? उसके बाद उन्होंने समय रख दिया। अब अगर इन इतिहास ग्रंथों का क्रम देखें तो कौन सा ग्रंथ किस क्रम में लिखा गया है? अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है इनका? शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर साहब ने क्या किया? ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। ठीक है, तो यहां आप सब बताइए कि गारसा शिव सिंह सेंगर होंगे। इन्होंने हिंदी में पहला इतिहास ग्रंथ लिखा है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया है? हिंदी का, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रथम इतिहास लिखा है इन्होंने। यह बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर समझना कि हिंदी का, हिंदी भाषा में इन्होंने प्रथम इतिहास लिखा है। ठीक है, देखिए संक्षिप्त इतिहास, ये वाला ग्रंथ देख लेते हैं, और वो दोनों एक ही नाम से मिलता है। ठीक है, संक्षिप्त इतिहास, ये दोनों जो नाम आप कह रहे हैं वो दोनों एक ही नाम से मिलता है। वो किताब भी मेरे पास है, अभी दिख नहीं रही, नहीं आपको दिखा देता मैं। ठीक है, चलिए यहां पर आ गए थे, ये भी हो गया, यहां पर चलते हैं।
आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर का एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? वार्ता संग्रह, इतिहास संग्रह, वृत्त संग्रह या कवि संग्रह? ये बताना है आपको। संक्षिप्त इतिहास में आपको दोनों दिखा दूंगा, सरल इतिहास भी और संक्षिप्त इतिहास भी। क्लास के अंत में बता दूंगा सरल इतिहास भी और संक्षिप्त इतिहास दोनों, घबराइए मत। पहले ये कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लास्ट में मैं आपको जरूर बता के जाऊंगा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को किस शब्द का प्रयोग किया है? कल मैंने बताया था, आज मैंने शुरुआत में ही बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कवि वृत्त संग्रहों की पिटारी से इतिहास ग्रंथ को पहली बार रामचंद्र शुक्ल ने निकाला। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन था। तो उन्होंने वार्ता संग्रह तो है नहीं, इतिहास संग्रह है नहीं, उन्होंने वृत्त संग्रह कहा है, कवि संग्रह भी नहीं कहा है, वृत्त संग्रह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धोम नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकास किसने माना है? यह भी मैंने आपको बता ही दिया था, यह भी कल मैंने आपको बताया ही था, आज भी आप लोग जानते ही होंगे। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। देखिए यहां पर राइट आंसर है, संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों नाथपंथी साहित्यों का सहज विकसित रूप माना है। देखिए कई चीजें हैं, जैसे बौद्ध जो हमारा था, बौद्ध धर्म हीनयान महायान में हुआ, महायान से वज्रयान में सहजयानी जैसे सरापा हुए उन्होंने चलाया और फिर वो सिद्ध हो गए। यानी बौद्ध से क्या हो गए, हमारे सिद्ध बन गए। और सिद्धों की जो परंपरा थी वो हमारे नाथों में हो गई। और नाथ जो थे, सिद्धों और नाथों दोनों में से बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर जो निर्गुण काव्य बना, और निर्गुण काव्य में खास करके जो संत साहित्य बनता है वह इन दोनों से प्रभावित होता है। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लेकिन यहां बताना यह है कि यह बात किसने मानी है। तो यह बात किसने मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? देखिए अब यहां ध्यान रखिएगा कि प्रथम उत्थान जो है, आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। मैं ये चाहूंगा कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट करके इसका जवाब दें। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करके जवाब नहीं देते, वो इसलिए नहीं देते कि मेरा प्रश्न हो सकता है गलत हो जाए। तो इसमें आपको थोड़ा भी हिचक नहीं होनी चाहिए, सबको जवाब देना चाहिए। ट्राई करिए, बहुत आसान सा सवाल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? सर जी कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। संघर्ष की राह भाई मैं दूंगा, आप देखिए। तो बबीता कह रही है शुक्ल जी, रिजवान कह रहे हैं शुक्ल जी, मैं पहली बार हिंदी टीजीटी दे रही हूं। दीपधर जी एकदम स्वागत है, पहली बार वालों को ज्यादा चांस होता है होने का। कुछ लोग ए कह रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग स्वयं से कह रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जब इतिहास ग्रंथ लिख रहे थे तो उन्होंने सभी इतिहास ग्रंथों का अवलोकन किया और उन्होंने देखा कि लगभग इसके पहले जो नामकरण के प्रयास हुए थे उसमें सबसे बड़ा प्रयास जो हुआ था वो रामचंद्र शुक्ल का हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ का नामकरण किया वो एक रस के आधार पर कर दिया, केवल वीर रस के आधार पर। और उन्होंने कुल 12 रचनाओं का उल्लेख किया, जिसमें अपभ्रंश और देश भाषा काव्य की रचनाएं थी, और 4 और 8 के रेशियो में 12 रचनाएं रखी। और उसमें से ज्यादातर रचनाएं या तो संक्षिप्त नोट्स थी, या तो प्रामाणिक नहीं थी, या तो वो प्राप्त नहीं थी, और ज्यादातर रचनाएं जो हैं उसमें वीर रस नहीं प्राप्त होता है। अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी, आपको हो सकता है याद हो कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथों की संख्या 12 बताई कि मैं 12 ग्रंथों के आधार पर इसका नाम वीरगाथा काल दे रहा हूं। याद रखिएगा, मैंने आपको इतिहास पढ़ाते उसमें बताया था 12 ग्रंथ उन्होंने जो बताए, इनमें से उन्होंने कितने ग्रंथों को स्वयं खारिज कर दिया है जिसमें वीर रस नहीं है? वीर रस नहीं है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। 2 क्वेश्चन आपके लिए पूछ चुका हूं, पहला क्वेश्चन 4 आना वाला और आज का दूसरा क्वेश्चन ये। मैं पर डे 2 से 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं देता हूं, जिसका नेक्स्ट डे जवाब देता हूं। तो आज ये है, दूसरा प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं का उल्लेख किया है।
8 धन 4 रचनाओं का कि भाई मैं इनके आधार पर इसका नाम वीर गाथा काल दे रहा हूं। तो उसमें उन्होंने जब इतिहास ग्रंथ वाली रचनाओं का उल्लेख किया तो उसमें हम लोगों ने काउंट किया तो मालूम चला कि इतनी रचनाएं ऐसी हैं जिसमें वीरता का कहीं उल्लेख ही नहीं है, वीर रस है भी नहीं है, फिर भी रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीर गाथा काल रख दिया है। तो 3 12 में से 8 साहित्यिक, 4 लौकिक, रिजवान एकदम सही बात है। अनुराधा सिंह 3 कह रही हैं। बीसल देव रासो नरपतिनाल श्रृंगार रस की रचनाएं हैं, ठीक है। 3 को नहीं माना, अरुणदीप जी कह रहे हैं। 4 को खारिज किया। 3 और 4 में यहां पर विद्वानों में मतभेद है। चलिए कल इसको निपटाएंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि किससे प्राप्त हुई। तो उन्होंने जब आदिकाल ग्रंथ को लिया और आदिकाल का जो नामकरण वीरगाथा काल हुआ उसको लिया और उन्होंने खारिज किया कि रामचंद्र शुक्ल जो इसका नामकरण कर रहे हैं वीरगाथा काल, वो गलत है क्योंकि यहां पर वीरता की रचनाएं ही नहीं है और भी रसों की रचनाएं हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक उपयुक्त नाम ढूंढा। किसने? तो प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। कहां से प्रेरणा प्राप्त हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा विवाद किस काल पर रहा है? आदिकाल पर रहा, भक्ति काल पर रहा, रीति काल पर रहा, आधुनिक काल पर रहा। आप जानते हैं कि रामचंद्र का इतिहास पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं है? क्योंकि भैया जितना दिन तक वो जीवित रहेंगे उतने दिन का ही तो इतिहास लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारा इतिहास है, अद्यतन आज तक का इतिहास है और रामचंद्र शुक्ल बहुत पुराने हैं, भाई हमारे पुरखे हैं। तो इस आधार पर सभी काल उनके महत्वपूर्ण नहीं है। रामचंद्र शुक्ल को अगर आपको अच्छे से समझना है तो उनका एक काल जो सबसे अच्छा है वो भक्ति काल है। अगर रामचंद्र शुक्ल किसी काल के लिए जाने जाते हैं तो भक्ति काल के लिए जाने जाते हैं और उनके प्रिय कवि भी तुलसीदास रहे हैं और उनकी आलोचनात्मक पद्धतियां जो है वो लोक मंगल की साधना अवस्था हो, लोक मंगल की सिद्धावस्था हो, जितनी भी अवधारणाएं हैं, आलोचनात्मक चीजें हैं, वो लगभग भक्ति काल से जुड़ी हुई है। तो यहां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा रहा है, तो आपको बताना है वो कौन सा रहा है। अब ये भी हम लोगों ने चर्चा किया कि वो 12 ग्रंथों के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया था, हवि की करदा। हम लोगों ने ये देखा था ना, हवि, हवि का मतलब हस्बैंड कैसे करता है? की करता है। उसे कहो चलो रोटी बना दो, की करने लगता है, कह दो पानी भर दो, की करने लगता है। हम लोग की ट्रिक थी कि हवि की करदा, ये 4 रचनाएं हो गई थी और दूसरा क्या था? अच्छा, तो उन्होंने देखा कि जो 12 रचनाएं उन्होंने दिया उसमें से ज्यादातर रचनाएं तो खारिज हो जाती हैं, लगभग 9 रचनाएं खारिज हो जाती हैं, 3 रचनाएं बचती हैं। तो इसके आधार पर 3 रचनाओं को छोड़ के 9 रचनाएं बचती हैं। तो इसके आधार पर कहा गया कि इनका सबसे विवादित काल जो रहा और सबसे ज्यादा काल विभाजन और नामकरण का प्रयास जो रहा वो आदिकाल से ही रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाकी सारे लोग क्या करते हैं, आदिकाल में बाकी भी धाराओं को रखते हैं, नाथ को रखते हैं, सिद्ध को रखते हैं, जैन को रखते हैं, रास को रखते हैं, फागु को रखते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो है शुरू के 3, जिसको रास कहते हैं, जिसको फागु कहते हैं, जैन काव्य जो था, नाथ जो था, उन सबको, सिद्ध को सांप्रदायिक कह के छोड़ देते हैं और बाद वालों को ही ले लेते हैं। तो एक प्रकार से उन्होंने शुरुआत को छोड़ दिया, यानी अपभ्रंश तक को उन्होंने छोड़ दिया और सीधे वो कहां शुरुआत करें? अपभ्रंश तक को इतिहास में नहीं रखते हैं। जब वो शुरुआत करते हैं वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल अपभ्रंश के बाद की रचनाओं को चर्चा में लाते हैं और वहां से वो आदिकाल की शुरुआत करते हैं। 1050 से 1375 संवत रखते हैं। तो यहां पर सबसे विवादास्पद काल उनका कौन सा रहा है? आदिकाल रहा है। और मैंने अभी क्लास की शुरुआत में ही आपको बताया था कि आदिकाल का विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 प्रकरणों में विभक्त किया। पहला प्रकरण सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण अपभ्रंश, तीसरा प्रकरण वीरगाथा काल, चौथा प्रकरण फुटकल रचनाएं। फुटकल रचनाओं के अंतर्गत उन्होंने किसको रखा है? तो 2 प्रमुख कवियों को रखा है जिनको जगह नहीं मिल पाई थी। एक आपके विद्यापति हैं, दूसरे अमीर खुसरो हैं। विद्यापति का वर्णन उन्होंने 2 जगह किया है। दूसरे प्रकरण में भी विद्यापति का वर्णन अपभ्रंश रचनाओं के अंतर्गत किया है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा आपका आदिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। चलिए
देखिए 150 का आंकड़ा पार हो जा रहा है, लेकिन लाइक कम है। प्लीज आप सबसे निवेदन है कि लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, तब तक आप लोग 48 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए, राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक का विवेचन प्रस्तुत किया है? बी, बी ऑप्शन आ रहा है, सही है भैया, बताइए। राम कुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक का विवेचन प्रस्तुत किया है? अब ये एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने काल विभाजन क्या किया है, काल विभाजन क्या किया है और विवरण कहां तक दिया है। ये दोनों बातें यहां पर बड़ी कंफ्यूजन वाली है। ठीक है, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, भक्ति काल तक, ठीक है, ज्यादातर लोग का ऑप्शन बी है, भक्ति काल तक। लेकिन राम कुमार वर्मा ने जो इतिहास लिखा उसका विभाजन क्या किया, कितने भागों में उन्होंने काल विभाजन किया है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग? फटाफट बताइए कि राम कुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया है वो कितने भागों में किया है और अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस काल खंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है। ये दोनों प्रश्न बड़ा नजदीकी है, अगर इसको थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बताना है। कोई हिंदी की बुक बताओ, सब बताएंगे, घबराइए नहीं। तो देखिए, राम कुमार वर्मा ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत किया तो संधिकाल, चारण काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, और आधुनिक काल को 1900 से अब तक का माना। यानी उन्होंने संधिकाल से इसकी शुरुआत किया है, संधिकाल के बाद उन्होंने दूसरा नाम रखा चारण काल। ठीक है, चारण काल से बाद फिर उन्होंने सबसे लास्ट में क्या रखा, आधुनिक काल रखा। उन्होंने जो विभाजन प्रस्तुत किया वो तो 5 भागों में किया, लेकिन ग्रंथ उनका जो प्राप्त होता है वो कहां तक प्राप्त होता है, विवेचन कहां तक प्राप्त होता है, भक्ति काल तक प्राप्त होता है। हाँ, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं। आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, अगर बहुत बढ़िया से सॉल्व करेंगे तो जल्दी आसान भी है। देखते हैं क्या प्रश्न है। ईसवी सन के स्थान पर संवत का प्रयोग करना, रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना, रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना, इतिहास विशेषज्ञों द्वारा उसकी जांच करवाना। नेट नहीं चल रहा है, एक बार मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल के फिर से रियल मोड में ला दीजिए, तुरंत सही हो जाएगा। फटाफट बताइए, आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या था, ये आपको कमेंट करके बताना है। और बहुत बढ़िया प्रश्न है, एकदम जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए देखिए, आप इतिहास की पहली पुस्तक लीजिए, गारसा दत्तासी, इस्तवार दलालत उत्तर इंदो हिंदुस्तानी, वर्णानुक्रमी पद्धति में इतिहास ग्रंथ लिखा गया। कवियों का कोई जीवन परिचय इतिहास के क्रम के आधार पर नहीं दिया गया, रचनाओं का विशेष वर्णन नहीं दिया गया, जो जानकारी मिली जिस तरह से मिली उस तरह से रख दिया गया। ग्रियर्सन ने इतिहास ग्रंथ लिखा, शिव सिंह सेंगर ने इतिहास ग्रंथ लिखा, सबने इतिहास में क्या रखा, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा 4 भागों में। सबने क्या रखा कि जितने भी कवि थे उन सारे कवियों को इकट्ठा किया, जितने भी रचनाकार थे उनको इकट्ठा किया और एक जगह पर उनको कॉपी पेस्ट कर दिया। इतना ही काम होता था और इसी को क्या कहा जाता था, इतिहास ग्रंथ लिखना कहा जाता था। इसके अनुसार ऑप्शन देखते हैं, ईसवी सन के स्थान पर संवत का प्रयोग करना नहीं, रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना, ये तो इतिहास का अंग ही है, शुक्ल जी ने ऐसा काम किया। रचनाओं और रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना, यानी यही काम होता था कि उनके जीवन के पूरे अंगों को जो स्थूल परिचय यानी बड़ा बड़ा परिचय जो है उसी को लाके रख देना, यही इतिहास का काम हुआ करता था। तो इस तरीके से यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो अमृता ने जिस सी जवाब दिया है, रिजवान जी ने अरमान सर, अच्छा रिजवान परवीन ने 49 का सी दिया है, हिंदी वर्तिका ने सी दिया है, स्टडी विथ घर संसार ने सर क्लास टाइम कितने बजे का होता है, 10 बजे का होता है, संघर्ष की राह सी, 49 का डी, नहीं डी नहीं है साथी, इतिहास विशेषज्ञों द्वारा उसकी जांच करवाना, ये पहले नहीं था, ये तो बाद में होने लगा, बाद के इतिहासकार आए उन्होंने उसकी जांच करना शुरू किया। ठीक है,
तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, वो हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साहित्य और इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? साहित्य और इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? कालानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, विकासवादी या समन्वयात्मक पद्धति, कौन सी पद्धति होनी चाहिए? सर थोड़ा जल्दी टेस्ट करवाया करें ताकि नेट चलता रहे। अच्छा ठीक है, कालानुक्रमी पद्धति, देखिए इसको इतिहास कह ही नहीं सकते हैं, काल के आधार पर अगर हम पद्धति रखें, अच्छा ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस तरह से काल के आधार पर इसका हम विभाजन कर दें, तो क्या इसको इस इतिहास पद्धति में इतिहास ग्रंथ लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? ठीक है, दूसरा जो इन्होंने रखा कि भाई दूसरा क्या होना चाहिए, तो कालानुक्रमी पद्धति पर किसने इतिहास ग्रंथ लिखा, आप लोग कमेंट करके एक बार बता दें। सुविन्ना वर्मा ने डी जवाब दिया है, सुप्रिया ने डी दिया है, अर्पणा जी ने डी दिया है, ज्यादातर लोग डी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डी जवाब दे रहे हैं। आपको यह बताना कि कालानुक्रमी पद्धति पर किसने इतिहास ग्रंथ लिखा है, काल को अनुक्रम बनाकर। वर्णनानुक्रम पद्धति पे आप देखें तो गारसा जी ने लिखा है, और ठीक है, शिवश्री सेंगर ने भी, ठीक है, ग्रियर्सन ने। अच्छा ठीक है, समाजशास्त्री पद्धति पर जो ग्रंथ लिखे गए, यानी समाज शास्त्र को ध्यान में रखते हुए भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं। यहां बात की जा रही है कि विकासवादी पद्धति या समन्वयवादी पद्धति, सबसे वैज्ञानिक, जिसमें युग चेतना होती है। एक इतिहास के अंतर्गत सबसे बड़ी बात क्या है जो होनी चाहिए, वो है युग चेतना। अगर युग चेतना नहीं है तो फिर वो इतिहास नहीं है। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उससे हमें उस युग की चेतना का पता लग सके, इस आधार पर यह युग चेतना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी आलोचक हैं, काफी कुछ समाजशास्त्री पद्धति पर इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। तो यहां पर रामचंद्र शुक्ल को अगर हम देखें तो उन्होंने यह जो है काम किया है, विकासवादी और समन्वयात्मक पद्धति पर उन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अभी प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं। ये प्रश्न, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? ये तो काफी आसान सा प्रश्न है। सर वो 4 आना क्या था, ये कल बताएंगे। कुछ प्रश्न छोड़ देते हैं जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी, ये आपको बताना है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है, ये बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, इसको सबसे पहले चंद्र शर्मा गुलेरी ने दिया है। नेक्स्ट, जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किसके अनुयायी थे? देखिए, जैन कवि जो पुष्पदंत थे, सबसे पहले अगर देखें तो वो शैव थे। क्या थे? शैव थे। लेकिन भारत में एक समय स्थिति ऐसी थी कि भारत का जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र था वो अलवार और नैनार, ठीक है, नैनार और आलवार, इन सब के बीच में बहुत सारे युद्ध होते रहते थे। क्या होते रहते थे? युद्ध होते रहते थे, और इसमें बहुत बड़े बड़े युद्ध होते थे। किसके लिए युद्ध होते थे आलवारों या नैनारों में? कि हमारे शिव बड़े हैं और हमारे विष्णु बड़े हैं, इसको लेकर। देखिए, भारत में एक थ्योरी चली। थ्योरी क्या चली? लोग ये मानते थे कि जो भारत के मूल निवासी हैं, मूल निवासियों के जो देवता हैं वो प्रकृति के देवता हैं, प्रकृति पूजक देवता हैं, यानी वो पशुपतिनाथ हैं। पशुओं के जो देवता हैं यानी जो शिव हैं। तो भारत के मूल लोग जो थे, यहाँ के आदिवासी लोग जो थे, वो शिव को अपना देवता मानते थे। भारत में जब आर्यंस आए, आर्यों का जब प्रवेश हुआ तो वो अपने साथ क्या लाए? वैष्णव पद्धति लाए, और वो बताने लगे कि विष्णु जो है वो सबसे बड़े देवता हैं।
तो आर्यंस जो थे वो शिव की पूजा नहीं करते थे, और जो शैव थे, जो मूल निवासी भारत के थे, वो वैष्णवों की पूजा नहीं करते थे, और इन दोनों के बीच में हमेशा युद्ध होते रहते थे। तो आर्यंस और जो मूल निवासी हैं, इनको लेकर काफी लड़ाइयां हुई, और यही कारण है कि शंकराचार्य ने आकर एक ईश्वर की कल्पना रखी और सभी धर्मों को एक समान रास्ते पर लाने का काम किया, और उन्हीं के बदौलत आज हिंदुज्म जो है वो एक है। फिर भी अभी भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, जहां ऊंच नीच का भाव है, जात प्रजात का भाव है, छुआछूती का भाव है, स्त्री पुरुष का भाव है, बहुत सारी कुरीतियां हैं जिसमें अभी काम करना बाकी है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि पहले ये कौन थे, शैव थे, और बाद में क्या होता है कि जैन कवि हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर शैव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन है? देखिए बहुत आसान सा सवाल है, ये तो आप लोग तुरंत जवाब दे देंगे। विवेचनात्मक इतिहास, देखिए विवेचनात्मक इतिहास जो लिखा गया है ये काफी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, और यह किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। ठीक है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, कल्पना करके बताइए, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? आपको ये जवाब देना है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इंद्रनाथ मदान। बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। मतलब कभी कभी तो आप लोग बहुत खुश कर देते हैं, ऐसा लगता है कि किसने जवाब दिया है? ये सुधा जी ने दिया है, बहुत अच्छी तैयारी है। अरुणदीप ने भी दिया है, प्रियंका ने भी जवाब दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त तो उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार कौन है? अभी हम लोगों ने देखा था कि इस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3, 4 यानी कि कुल 5 भागों तक विभाजित किया था, अभी भी हम लोगों ने देखा था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इतिहासकार कौन है? अभी हम लोगों ने देखा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? अब देखिए 750 से 1000 विक्रम संवत उन्होंने संधिकाल को रखा है, 7000 से 1000 विक्रम संवत तक, और 1000 से 1375, 1000 से 1375 जो रखा है उसको उन्होंने चारण काल कहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम संधिकाल से इसकी शुरुआत मानेंगे या इसकी शुरुआत हम चारण काल से मानेंगे? यहां पर एक प्रश्न यही बनता है, तो आपको यही बताना है कि कहां से वो हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं, बताइए। यहां ऑप्शंस आपके पास है, 693, 1050, 1375, 793। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। 5 को बी उषा कह रही हैं, श्रीकांत यादव, अनंत जी, रुद्रा 5 को बी कह रहे हैं, प्रियंका द्विवेदी, सिस्टर राधे राधे, अच्छा आपको भी राधे राधे नवीन जी, पंकज जी बी कह रहे हैं, रिजवान जी बी कह रहे हैं, संघर्ष की राह ए कह रहे हैं, पुष्पा कह रही हैं 69 का 3 बी। चलिए ज्यादातर लोग बी कह रहे हैं, देखते हैं कैसे भाई। 693 है, 693 में हम 57 जोड़ देते हैं यहाँ, अच्छा क्योंकि ईस्वी है तो संवत हमेशा ज्यादा होता है ईस्वी से। 57 जोड़ते हैं, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 9 5 14, 14 1 15 की 5 हासिल 1, 6 1 7, यानी हमारा समय क्या आ जाता है? 750 संवत आ जाता है। ठीक है, 750 संवत आ जाता है। तो उन्होंने संधिकाल जो समय रखा है वो 750 से 1000 तक माना है। तो यहां पर हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सॉरी जो पहला विभाजन है वो हमारा सही हो जाता है, यानी कि 693 ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? देखिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल प्रश्न है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल प्रश्न है। तो उस समय एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिस पत्रिका का नाम था गंगा पत्रिका। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं
जिन पत्रिकाओं के विषय में कम जानकारी प्राप्त होती है। जैसे निराला जी जब अपने ससुराल पहली बार गए, पहले तो ससुराल जाने का बड़ा ही माहौल था। ससुराल मतलब लोग बहुत तैयारी करते थे और तैयारी करने के बाद क्योंकि होता ये था कि ससुराल लोग कम जाते थे, बहुत कम जाते थे और उसमें बुजुर्गों ने कुछ कैटेगरियां बनाई थी। कितनी कैटेगरियां बनाई थी? दमाद, दमदवा, दमदम और दमदुल्ली। यानी 4 प्रकार के दमाद होते हैं। दमाद, दमदवा, दमदम, दमदुल्ली। दमाद वो है जो एक बार शादी में जाएगा और दूसरी बार कभी नहीं जाएगा। केवल एक बार शादी में जाएगा और कभी घर नहीं जाएगा। जाना भी होगा तो सास ससुर की अगर मृत्यु हो जाती तो घाट पे जाएगा, द्वार पे नहीं जाएगा। वो दमाद है। दूसरा क्या है? दमाद के बाद दमदवा। दमदवा क्या है? दमदवा क्या है कि अगर मान लीजिए साले की शादी पड़ गई या साली की शादी पड़ गई तो उस ओकेजन में चला जाएगा, या सास ससुर के तेरही बरखी में चला जाएगा। तो ये दूसरी कैटेगरी वाले हैं दमदवा। तीसरी कैटेगरी है दमदम की। दमाद, दमदवा, दमदम। दमदम की कैटेगरी क्या है कि दमदम कब जाता है कि भाई मान लीजिए जैसे वो हो गया, बर्थडे हो गया या बरहों हो गया कि भाई सरहज को बरहों बच्चा हुआ है और बरहों है, तो इस तरह के जो ओकेजन्स रहते हैं उसमें चला जाता है। और चौथी कैटेगरी होती है दमदुल्ली की। दमदुल्ली की कैटेगरी क्या है कि मान लीजिए सत्यनारायण की कथा हुई, बर्थडे मनाया गया किसी का, ठीक है, या पता लगा कि आज सप्तमी का मम्मी व्रत थी तो जीजा को आपको बुला रही है कि एक ब्राह्मण को भोजन करवा दें या भोजन कर लें आप, तो इस तरह कैटेगरी में आते हैं। और ये इनकी कैटेगरी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए घर का कोई काम चल रहा है, ए मेहमान तरी तो गैया बांध रहा, अब घर में कोई काम चल रहा है तो जो दामाद जी है उनको कह दिया गया कि भैया थोड़ा सा गाय को पानी पिला दीजिए, ये खटिया जो है थोड़ा सा उधर रख दीजिए, कुर्सी उधर रख दीजिए। तो इस तरह के कामों में ये दमदुल्ली लगे रहते हैं। तो इस प्रकार के कुल 4 प्रकार के दामाद होते हैं। इसको सीरियस नहीं लेना है, मजे में ही लेना है, अपने ऊपर नहीं लेना है। दामाद, दमदवा, दमदम, दमदुल्ली। तो निराला जी जब पहली बार अपने ससुराल जाते हैं तो ससुराल का विवरण उन्होंने लिखा, ठीक है। और उनका जो ग्रंथ है आप देखेंगे कि अलग अलग तरह का ग्रंथ है, चतुरी चमार, बिल्लेश्वर बुकरिहा। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्रिका थी, उस पत्रिका का मैं बताना चाह रहा था। पत्रिका का नाम था चकल्लस पत्रिका। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है कि अरे भैया उनकी औरत चकल्लस बहुत ज्यादा करती है। क्या करती है? चकल्लस बहुत करती है। तो जब निराला जी पत्रिका में, चकल्लस पत्रिका में अपनी ससुराल का यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, ठीक है। चकल्लस पत्रिका में यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। अब उसके 2 ऑप्शन हैं, वो कौन से रचना को चकल्लस पत्रिका में डालते हैं? तो एक तो है चतुरी चमार, चतुरी चमार, और एक ग्रंथ जो है वो है बिल्लेश्वर बकरिहा, बिल्लेश्वर बकरिहा। अब आप सबको बताना है कि यह इनमें से कौन सा ग्रंथ है। और इसमें से एक चीज और है, चतुरी चमार और बिल्लेश्वर बकरिहा, इसमें से एक ग्रंथ ऐसा है जिसपे पुरुष समलैंगिकता का भी आरोप लगाया गया है कि इस ग्रंथ में यह भी चीज मिलती है। तो कुल मिलाकर मैं ये बता रहा था कि ये जो पत्रिकाएं हैं, कुछ गुमशुदा पत्रिकाएं हैं जिनके विषय में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन रचनाओं के आधार पर इन पत्रिकाओं के विषय में भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कुल मिलाकर जो राइट आंसर होता है साथियों वो गंगा पत्रिका होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाँ, एकदम सही जवाब है बिल्लेश्वर बकरिहा। राइट आंसर था बिल्लेश्वर बकरिहा। चलिए, अब यहां बात करते हैं कि आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। युग की परिस्थितियों का महत्व, कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिकता का महत्व, काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख है, साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व है। ये आपको सही जवाब देना है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा, थोड़ा फास्ट फास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजाक हो गया, ठीक है। दामाद को हम लोगों ने पहुंचा दिया ससुराल, अब आपको जवाब देना है सही सही, जल्दी जल्दी जवाब देना है। बताइए, देखिए कथन सत्य नहीं है तो युग की परिस्थितियों को महत्व, कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब ये तो सत्य है। ये सबसे खतरनाक प्रश्न होता है मेरे हिसाब से जिसमें नहीं लिखा होता है, और सबसे ज्यादा प्रश्न यही गलत करवाता है हमसे।
जिसमें नहीं लिखा होता है। तो कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व, ठीक है, ये भी था। काव्यधाराओं और युग साहित्य प्रवृत्तियों का उल्लेख, ये भी था। साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व, तो शुक्ल जी ने जो है यह काम नहीं किया, परंपरा को महत्व नहीं दिया। अगर वो परंपरा को महत्व देते तो वो सभी को इतिहास ग्रंथ में रखते। उन्होंने इसी आधार पर बहुत सारी चीजों की छटाई कर दी है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्तिकाल से माना है? ये आपको बताना है। बहुत ही प्यारा सा आसान सा प्रश्न है। किस विद्वान ने साहित्य का प्रारंभ भक्तिकाल से माना है? देखिए, इन्होंने क्या किया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में विभाजन तो सब किया है। क्या किया? आदिकाल किया, भक्तिकाल किया, रीतिकाल किया और आधुनिक काल किया। इन्होंने विभाजन तो सब प्रस्तुत किया, लेकिन यहां पर कितने लोग जाने के लिए परेशान हैं? अच्छा यहां बात बतानी है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्तिकाल से माना है, ये आपका प्रश्न है, बताइए। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। 58 का सी, 8, हाँ ठीक है, 8 का ए, 8 का ए, पुष्पराज ने 8 का, संगीता ने ए कहा है, मोहम्मद अमन ने बी कहा है, अमृता जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनंत कुमार ने सी कहा है, शशि ने ए कहा है, प्रियंका द्विवेदी ने ए कहा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल तो माना है, लेकिन वास्तविक तौर पर साहित्य का आरंभ जो है कहां से मानते हैं? भक्तिकाल से मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? तो आप जानते हैं कि यहां पर संपादन करने वाले लोग बहुत हैं और उनके इतिहास ग्रंथ को हमें याद रखना है। संपादन देखिए, धीरेन्द्र वर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एचओडी भी रह चुके हैं और भाषा पर इनकी, खास करके अपभ्रंश काव्य पर इनकी काफी पकड़ थी, तो धीरेन्द्र वर्मा यहां पर इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उत्तर भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर भारत की संत परंपरा, ये संतों की परंपरा पर एक आलोचनात्मक ग्रंथ जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो संतों के लिए कौन लिखेगा? कोई संत ही लिखेगा। तो क्या इसमें संत टाइप का नाम किसका लग रहा है? तो परशुराम चतुर्वेदी का नाम लग रहा है, जो कि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राधा बल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? राधा बल्लभ सिद्धांत, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राधा बल्लभ सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? देखिए, पहले क्या होता था कि बड़ा भौकाल रहता था कि जो लोग ग्रेजुएशन हो जाते थे तो उनके नाम में ही लग जाता था। तो इनका नाम क्या था? डॉक्टर भी थे, विजेंद्र भी थे, स्नातक भी थे। तो डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का ये ग्रंथ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। यह कथन किससे संबंधित है? भव्य भवन निर्मित किया, यह कथन किसका है? यानी कि यहां पर एक भूल हम लोग कर देते हैं। क्या करते हैं? किसने कहा और किससे संबंधित है, ये दोनों बात अलग अलग है। किसने कहा और किससे संबंधित है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहां किसने कहा अगर कर देंगे तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाए। किससे संबंधित है? तो शुक्ल जी से संबंधित तो है नहीं, क्योंकि शुक्ल जी यहां स्वयं है। गारसा तासी कोई ऐसा ग्रंथ ही नहीं लिखे थे जो कि नींव का काम करे। हरियोध ने भी कुछ ऐसा नहीं किया है। हरियोध से पहले एक नाम है ग्रियर्सन का। रामचंद्र शुक्ल जो अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो उसमें कुछ इतिहास ग्रंथों और स्रोतों के विषय में बताते हैं कि भाई मैंने इतिहास लेखन में इन ग्रंथों की सहायता ली है, और उसमें एक ग्रंथ की उन्होंने चर्चा किया है ग्रियर्सन के इतिहास का। तो ग्रियर्सन के इतिहास का उन्होंने सपोर्ट किया है और बताया है कि मैंने इस ग्रंथ की सहायता ली है। तो इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा।
चलिए, अब आपको बताना है हिंदी उपन्यास का इतिहास ग्रंथ किसका है। हिंदी उपन्यास का इतिहास, यह ग्रंथ किसका है। यह ग्रंथ जिसने लिखा था उनके बेटे अभी अभी नियुक्त हुए हैं कुलपति राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, अरुणदीप जी ने बताया सही, अमृता जी ने सही बताया, शशि जी ने सही बताया, लगभग सही लोग सही बता रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा गोपाल राय। ठीक है, गोपाल राय। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है, यह आपको बताना है। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास किसका है। देखिए, यहां पर एक ग्रंथ का नाम आता है डॉक्टर सुमन राजे का। सुमन राजे ने भी एक इतिहास ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। क्या लिखा, 2003 में इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इन्होंने इस ग्रंथ को किस लिए लिखा, क्योंकि ये मानती हैं कि जो इतिहास ग्रंथ अभी तक लिखे गए उन इतिहासों में पुरुषों का वर्चस्व है और महिलाओं या कवियत्रियों की अनदेखी की गई है। इसलिए मानती हैं कि अभी तक जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए वो आधे हैं। आधा इतिहास ग्रंथ स्त्रियों, महिलाओं, संत साधिकाओं से जुड़ा होना चाहिए। इसलिए इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ लिखा, जो काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य के नया इतिहास लेखक ग्रंथ का नाम आपको बताना है। चलिए फटाफट बता दीजिएगा, नया इतिहास। देखिए, जो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, खेलते हैं। छोटे बच्चे जो नए होते हैं क्या करते हैं, खेलते हैं। तो एक ट्रिक हो जाएगा, नया इतिहास किसका हो जाएगा, राम खेलावन पांडे का हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता कौन है। आधुनिक हिंदी साहित्य तो बहुत आसान सा है, आप सब बता देंगे, कृष्ण शंकर शुक्ल। यहां पर ध्यान रखिएगा, सब में शुक्ल लगा है तो कृष्ण शंकर शुक्ल है, रमा शंकर शुक्ल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आसान है, जल्दी कर लेंगे। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है। कल ही मैंने आपसे बताया था कि कितने खंडों में प्रकाशित है और कितने खंडों में यह प्रस्तावित था। ठीक है, तो ये कुल 16 खंडों में प्रकाशित है और 18 खंडों में प्रस्तावित था। हिंदी साहित्य की पीठिका इसका पहला भाग है। हिंदी साहित्य की पीठिका, पहला और आखिरी का नाम तो आप जरूर याद रखिएगा। और लास्ट जो आता है वो खोडरस भाग है, 16वां भाग है। हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य, ये इसका 16वां भाग है। हिंदी का लोक साहित्य, ये इसका पहला भाग है और ये इसका 16वां भाग है। कुल 18 भाग जो है ये प्रस्तावित था, 16 भाग में ही ये यहां पर आ पाता है। ठीक है, और कई बार ये पूछ लेता है कि इसका द्वितीय भाग क्या था, तो हिंदी भाषा का विकास था। हिंदी भाषा का विकास द्वितीय भाग है, हिंदी भाषा का विकास। और मैंने आप सबको क्लास में 16 भागों के नाम और इनके संपादकों को याद कराया है, आपको याद कराया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 16 खंड। 17वां प्रश्न है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है जगाया नहीं, शुक्ल के संबंध में यह कथन किसका है, जुटाया है जगाया नहीं। एक कहानीकार है, कथाकार है जैनेन्द्र, तो जैनेन्द्र का यह कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कार करता थे। यहां पर हिंदी में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, लेकिन इसके आविष्कारकर्ता कौन थे, तो यहां पर एक निबंधकार और इतिहासकार आप मान सकते हैं। कुल मिलाकर एक निबंधकार थे मॉन्टेन, तो इन्होंने ही जो है इस पद्धति का जन्म दिया था।
पूरे भक्तिकाल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन है? पूरे भक्तिकाल को देखिए, मैंने अभी बताया था कि अगर आपको अलग अलग कालों के आधार पर इतिहास ग्रंथ पढ़ना हो तो आदिकाल के लिए आप राम कुमार वर्मा को पढ़ लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ लीजिए, ग्रियर्सन को पढ़ लीजिए। आदिकाल रामचंद्र शुक्ल का उतना अच्छा नहीं है। भक्तिकाल पढ़ना है तो आप सबसे अच्छा रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लीजिए। रीतिकाल पढ़ना है तो विश्वनाथ जी का पढ़िए, और रीतिकाल अगर आपको पढ़ना है तो आप किसका पढ़ेंगे? भक्तिकाल पढ़ना है तो रामचंद्र शुक्ला का पढ़, रीतिकाल पढ़ना है तो डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ लीजिए, और आधुनिक काल बच्चन सिंह का पढ़ लीजिए और रामचंद्र तिवारी का पढ़ लीजिए। तो यहां पर है कि पूरे भक्तिकाल को 4 भागों में बांटकर शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने शुद्ध आधार पर इसका विभाजन प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बस 10 प्रश्न और कराएंगे, भागने की जरूरत नहीं है, 10 प्रश्न और कराएंगे, 50 प्रश्न आज का कोटा पूरा हो जाएगा। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ग्रंथ के लेखक कौन है? चलिए फटाफट बताइए। चतुरसेन शास्त्री, अज्ञेय, उदय सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। ये आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। देखिए अभी अभी हम लोगों ने एक कथन देखा था, तो ये कथन भी किसका था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का था, और ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा? वस्तुपरक, आदर्श मूलक, आध्यात्मिक, विश्लेषणात्मक, तर्कमूलक, किस प्रकार का था? देखिए यहां पर सबसे ज्यादा रामचंद्र शुक्ल की बात करिए या उसके पहले के इतिहासकारों की बात करिए तो उन्होंने आदर्श को ज्यादा महत्व दिया, और आदर्श के साथ साथ उन्होंने आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया। बल्कि आधुनिक इतिहास जो है उसमें ज्यादातर वैज्ञानिक पद्धतियों का ध्यान दिया गया, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि दृष्टिकोण कैसा रहा, यानी कि विश्लेषण के प्रति, विश्लेषण के प्रति जो था वो आदर्श मूलक था। भारतीय समाज भी एक आदर्श की कल्पना करता है, तो यहां पर बी ऑप्शन सही है। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो आप ये जानते ही हैं, गणेश, श्याम, कृष्ण, सुखदेव। लेकिन यह प्रश्न सबसे ज्यादा गलत होता है, यह प्रश्न सबसे ज्यादा गलत होता है। गणेश हैं, ठीक है, श्याम है, ठीक है, कृष्ण है, तो गणेश, श्याम, कृष्ण है। सुखदेव बिहारी मिश्र है कि नहीं है? सी, कृष्ण बिहारी मिश्र। 22 का सी। बताइए फटाफट, बहुत आसान सा सवाल है। गणेश श्याम, गणेश श्याम सुखदेव, अच्छा ये है, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही जवाब दे रहे हैं आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं। ये इस्लाम की देन नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं? दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानते हैं, क्योंकि आलवार भक्त जो थे वो भारत के उत्तर भारत में भी आते हैं और उसका विकास करते हैं। तो इस तरीके से यह किसने माना है? बताइए। इस्लाम की देन कौन नहीं मानता? हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं मानते। कितना मानते हैं? केवल 4 आना मानते हैं, और वही 4 आना मैंने आपसे पूछा है कि वो 4 आना किसको मानते हैं। बाकी दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं, तो ये कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर है। हिंदी साहित्य का अतीत वांग्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो ये तो आप जानते होंगे, बहुत आसान सा सवाल है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहने वाले कौन से हैं? ये तो और बहुत आसान सा सवाल है, बाल्यावस्था काल कौन कहेगा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया, वो कौन है?
सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जब इन्होंने आदिकाल का नामकरण करना चाहा तो उसके पहले इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो सबसे पहले जो प्रश्न खड़ा करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी खड़ा करते हैं, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने संधिकाल नाम दिया पहला, दूसरा चारण काल दिया, और यहां पर मैंने इसका विभाजन भी करके आपको दिखाया था। तो ये आप सबको याद होगा, 750 से 1375 संवत, जबकि वहां पर ईस्वी में सन दिया हुआ था। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो ये हम लोगों ने अभी अभी देखा था, 5 कालों में विभक्त किया है। राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, 4 भागों में। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? राम खिलावन तो खेलने वाले व्यक्ति हैं, तो स्वाभाविक है खेलते खेलते सामान क्या होता है? मिल जाता है। खेलते खेलते क्या होता है? सामान मिल जाता है। तो यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहां एक चीज आप लोगों ने हमसे पूछा था, क्या पूछा था? हिंदी साहित्य का सरल व संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? ये आप लोगों ने मुझसे पूछा था। ठीक है, तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि इसकी सत्यता क्या है। हिंदी साहित्य का सरल व संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, यही आप लोग पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे आप सब। तो यह किताब किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है। किसकी किताब है? विश्वनाथ त्रिपाठी किताब है। और दोनों पुस्तकों के लिए एक ही नाम जो है वो मिलता है। पहले ये जो है एनसीईआरटी के रूप में छपती थी और कक्षा 12 में ये किताब इतिहास ग्रंथ के रूप में लिखी हुई थी। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय के नाम से भी ये एनसीईआरटी के द्वारा छपवाई जाती थी। हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय, सामान्य परिचय के नाम से इतिहास ग्रंथ आता था। ठीक है, ये एनसीईआरटी 12 के लिए आता था। ये मेरे पास है, आप चाहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन पीडीएफ आपको कहां भेजूंगा? वो व्हाट्सएप पर ही भेजूंगा। कहां भेजूंगा? व्हाट्सएप पर। और आप वो व्हाट्सएप पे हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? यहां से जुड़ सकते हैं। कल मैं इसमें आपको एक तो गारसा दत्तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो मैं भेज दूंगा कल। बाकी आपको कई इतिहास ग्रंथ आपको मैं भेजूंगा इसमें। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय जो एनसीईआरटी के द्वारा ग्रंथ पहले निकलता था, वह भी मैं आपको भेज दूंगा। इसको स्कैन कर लीजिए और स्कैन करके व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। यहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जो 2-3 प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं उनका कमेंट में जवाब जरूर पेस्ट करिएगा। अपना फीडबैक क्लास का जरूर दीजिएगा। कल आप सबसे ठीक इसी समय पुनः मुलाकात होगी रात को 10:10 पर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, बीपीएससी या किसी अन्य राज्य के लिए टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप करके आप हमारा बैच ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9628959237। तो साथियों, रात को जगाने के लिए मैं बेहद क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इस समय थोड़ा सा पीस जोन रहता है। प्रेशर नहीं होता कि 1 घंटे की क्लास पढ़ानी है, 2 घंटे, 2.5 घंटे भी पढ़ा सकता हूं, 4 घंटे भी पढ़ा सकता हूं। और आप भी घरों में बैठ के आराम से पढ़ते हैं, तो रात को पार्टी हो सकती है, तो पढ़ाई क्यों नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।